नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मीकांत की 70वीं वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे, नेशनल इमरजेंसी देखेंगे, नेशनल इमरजेंसी को पार्लियामेंट्री अप्रूवल कैसे मिलता है, कितने समय के लिए रहती है, कैसे इसके प्रोक्लेमेशन को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आई होप आपने किताब खरीद ली हो, मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हो। वीडियो पर लाइक का बटन, मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके थ्रू मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं वीडियोस के नोटिफिकेशंस देता रहता हूँ। चलो बात करते हैं। अगर आप इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करो तो इमरजेंसी प्रोविजंस मिलते हैं पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रॉम आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360। ये आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारी केंद्र सरकार को ये ताकत देते हैं कि मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जो कि नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, मतलब उस समय पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, जो गवर्नेंस का आर्किटेक्चर है इंडिया में, उसको नॉर्मल सिचुएशंस के हिसाब से नहीं चलाया जा सकता। कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की ज़रूरत है ताकि देश की सोवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को और सिक्योरिटी को बचा के रखा जा सके, हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटी सिस्टम को बचा के रखा जा सके। उस समय के लिए इमरजेंसी के प्रावधानों को इंक्लूड किया गया है 352 से लेकर 360 के टाइम में, ये आर्टिकल्स में। किस किस तरीके की इमरजेंसी, इसको भी हम देखेंगे। एक इमरजेंसी के दौरान होता क्या है, तो जो केंद्र की सरकार है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, और खासकर अगर जो इमरजेंसी है वो आर्टिकल 352 के अंदर लग रही है तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स वो पूरी की पूरी सेंटर के कंट्रोल के अंदर चली जाएंगी। और जो अभी का फेडरल सिनारियो है, फेडरल सिनारियो मतलब सेंटर के पास अपनी ताकतें हैं, स्टेट के पास अपनी ताकतें हैं, ये फेडरल सिनारियो एक यूनिटरी सिनारियो में बदल जाएगा। और इसके लिए किसी फॉर्मल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। कंडीशंस के हिसाब से अगर सरकमस्टांसेस इतनी ज़्यादा इमरजेंसी वाली हैं, खतरनाक है, तो बिना किसी अमेंडमेंट के चलते आप सेंटर को पूरी की पूरी ताकत दे सकते हो इमरजेंसी के दौरान। अच्छा, ये ताकत ज़रूरी क्यों है? ताकि हमारा जो संविधान है वो भारत का जो संविधान है उसमें जो प्रोविजंस लिखे हैं उसके हिसाब से हम लोग चला सकें। तो कल की डेट में कोई राज्य खड़ा होकर बोलता है कि हम भारत का हिस्सा नहीं रहेंगे, हम अलग हो जाएंगे, तो इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। चाइना हम पे अटैक कर देता है तो इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। पाकिस्तान हम पे अटैक कर देता है तो इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, क्योंकि उस समय पे देश को एक यूनिटी, एक एंटिटी बनना है। तो उस समय पे अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिटिक्स कर रही होगी और इंडिया एक तरफ पे वॉर लड़ रहा होगा, वो सही नहीं होगा। इसलिए वहां पे देश को एक यूनाइटेड एंटिटी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इमरजेंसी प्रोविजंस को डाला गया है संविधान में। हमारे बाबा साहब का क्या कहना था? हमारे बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खड़े होकर अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए, और ऑब्जर्वेशंस देखिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। क्या बोल रहे हैं बाबा साहब, पहले पढ़ते हैं। ऑल फेडरल सिस्टम्स इंक्लूडिंग अमेरिकन आर प्लेस्ड इन द टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस, इट कैन नॉट चेंज इट्स फॉर्म एंड शेप, इट कैन नेवर बी यूनिटरी। मतलब बाबा साहब ये बोल रहे हैं कि अगर आप अमेरिका के संविधान को देखते हो तो उनका जो संविधान है दैट इज अंडर अ टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म। मतलब वहां पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में ताकतों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको आप बदल नहीं सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो ताकत है वो उनके पास रहेंगी। वो अलग बात है कि स्टेट गवर्नमेंट को अमेरिका से अलग होने का हक नहीं है, बट फिर भी उनकी जो ताकतें हैं वो किसी भी कंडीशन में उनसे छीनी नहीं जा सकती। लेकिन बाबा साहब बोल रहे हैं कि जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये यूनिटरी भी रह सकता है और ये फेडरल भी रह सकता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इसको फेडरल ही रहना है, लेकिन अगर ऐसा समय आता है जहां पे देश की यूनिटी को बचा के रखना है, सोवरेनिटी को बचा के रखना है, देश के लार्जर हित को बचा के रखना है, ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमारा जो संविधान है वो यूनिटरी होने को भी मजबूर कर देगा गवर्नमेंट को। तो जो फेडरल सिस्टम है वो तुरंत एक यूनिटरी सिस्टम में बदल जाएगा इमरजेंसी के दौरान। ये बोला बाबा साहब जी ने। मतलब बाबा साहब ने भी इस इमरजेंसी के जो प्रोविजन को रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सी आवाजें उठ रही थी कि इस इमरजेंसी के चलते तो आप ब्रिटेन जैसा राज ले आओगे, जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी वैसे राज किया जाएगा। तो बाबा साहब ने बताया कि नहीं, हमारे देश का कल्चर बहुत बड़ा है, हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत बड़ी है। तो उस डाइवर्सिटी के चलते कल की डेट में लड़ाई होने लगी और कुछ हिस्से खड़े होकर बोलने लगे कि नहीं हम देश से बाहर निकल जाएंगे, ये चीज टॉलरेट नहीं की जा सकती। इसीलिए इमरजेंसी के प्रावधान को हमारे संविधान में जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस समय पर बाबा साहब ने भी ये कहा था और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उन्होंने भी यही कहा था। अब देखते हैं कि भैया कितने तरह की इमरजेंसी है इंडिया में। तो भैया 3 तरीके की इमरजेंसी है इंडिया में। पहली है अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब बात की जाती है आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके अंदर इमरजेंसी लग सकती है ऑन द बेसिस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन। अभी ये आर्म्ड रेबेलियन का क्या सीन है दोस्तों? देखिए, आर्म्ड रेबेलियन जो फेज है वो संविधान में जोड़ा गया कब? तो ये जो आर्म्ड रेबेलियन नाम का शब्द है इसको संविधान में जोड़ा गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। उससे पहले था दोस्तों इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द।
अभी इस इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द के नाम पे ही आपकी इमरजेंसी लगी थी 1975 वाली। अभी इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो आर्टिकल 352 के अंदर जो इमरजेंसी है उसको बोला जाता है नेशनल इमरजेंसी, और इस इमरजेंसी को लगाने के लिए एक प्रोक्लेमेशन इशू किया जाता है कैबिनेट के द्वारा, जिसको बोला जाता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। और इस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा। अभी पार्लियामेंट इसको किस तरीके से अप्रूव करेगा ये भी थोड़ी देर में देखेंगे। आर्टिकल 352 के अलावा जो इमरजेंसी हमारे देश में हो आर्टिकल 356 के अंदर, जिसमें अगर एक स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है तो आप वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। इस तरीके की इमरजेंसी के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। तो आर्टिकल 356 के अंदर जो इमरजेंसी लगेगी उसको स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं। हालांकि नॉर्मल फंक्शनिंग में आर्टिकल 356 के अंदर के अरेंजमेंट को इमरजेंसी नहीं बोला जाता है, इसको प्रेसिडेंट रूल ही बोला जाता है। और फाइनली आती है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 के अंदर जो इमरजेंसी लगेगी उसको बोला जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक आया था तब लोग थोड़ा डर गए थे कि भैया देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। फॉर्चुनेटली उस समय पे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। अब हम बात करते हैं कि जो नेशनल इमरजेंसी को लगाया जाता है ये कौन से हिसाब से लगाया जाता है। देखिए आर्टिकल 352 के अंदर आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो, आर्टिकल 352 के अंदर। ओके, और खास बात दोस्तों ये है कि ये इमरजेंसी कब लगेगी, या तो कोई वॉर हो गया या बाहर से किसी ने एक्सटर्नल एग्रेशन कर दिया या आर्म्ड रेबेलियन हो गया। तो कल की डेट में चाइना हम पे अटैक कर देता है तो वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है। नागालैंड में एक इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन हो जाता है, ठीक है, सब लोग हथियार उठा लेते हैं और बोल देते हैं हमको इंडिया में नहीं रहना है, तो ये क्या है, ये एक आर्म्ड रेबेलियन है, इसके लिए नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए पहले वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन होना जरूरी नहीं है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये चीजें किसी भी वक्त हो सकती हैं तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो कल की डेट में अगर हमारे इंटेलिजेंस फोर्सेस हमारे कैबिनेट को और प्रेसिडेंट को ये बताएं कि भैया चाइना किसी भी वक्त हम पे अटैक कर सकता है और चाइना का जो अटैक का खतरा है वो बिल्कुल इमिनेंट हो जाए, तो उस केस में इमरजेंसी लग सकती है देश में। ओके, अब प्रेसिडेंट अलग अलग तरीके की इमरजेंसीज लगाने के लिए अलग अलग तरीके के प्रोक्लेमेशन कर सकता है। जैसे वॉर के लिए अलग प्रोक्लेमेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए अलग प्रोक्लेमेशन, आर्म्ड रेबेलियन के लिए अलग प्रोक्लेमेशन। और ये जो प्रोक्लेमेशन है इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन भी डिसाइड कर सकता है। मैं बताता हूँ। 38th अमेंडमेंट 1978, 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। अब ये 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 क्या सुविधा देता है प्रेसिडेंट को। मान लीजिए कल की डेट में चाइना थोड़ा अंदर घुसा जाता है लद्दाख के इलाके में, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा प्रॉपर एक्सटर्नल एग्रेशन। हालांकि अभी के लिए भी जो हो रहा है वो एक्सटर्नल एग्रेशन ही है, बट अभी तक इमरजेंसी नहीं लगाई गई है क्योंकि एलएसी का जो एरिया है वो डिफाइंड नहीं है। कल की डेट लीजिए, मैं मान लीजिए कि चाइना अंदर घुस के चुशल पे अगर कब्जा कर ले, हालांकि कर नहीं पाएगा क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस वहां पे बैठी हुई हैं, बट मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता तो उस केस में भारत सरकार एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे इमरजेंसी लगा सकती है। मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और कल की डेट में मान लीजिए इंडिया और चाइना के बीच में फुल ऑन युद्ध छिड़ जाता है, तो जब युद्ध छिड़ेगा ना तो युद्ध केवल लद्दाख में नहीं रहेगा, वो अरुणाचल प्रदेश की मैकमोहन लाइन पे भी पहुंच जाएगा, वो उत्तराखंड बॉर्डर पे पहुंच जाएगा, वो इंडियन ओशन में भी पहुंच जाएगा, हर जगह वेस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान हम पे अटैक कर दे। तो उस केस में एक अलग से प्रोक्लेमेशन भी इशू कर सकता है प्रेसिडेंट दैट वी आर एट वॉर। ठीक है, अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर इमरजेंसी लगी है तो इसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोला जाएगा। अगर हमारे देश के अंदर कहीं बवाल हुआ है, किसी स्टेट में प्रॉब्लम हो गई और वो स्टेट के लोगों ने हथियार उठाया और बोला हम इंडिया में नहीं रहेंगे, तो वो आर्म्ड रेबेलियन हो गया। उस केस में जो इमरजेंसी लगेगी वो इंटरनल इमरजेंसी होगी। इमरजेंसी जो नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 वो देश के किसी भी हिस्से में लगाई जा सकती है, या तो आप पूरे देश में लगा सकते हो या देश के किसी हिस्से में लगा सकते हो। तो मान लीजिए चाइना के साथ स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो हो सकता है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर वाला जो इलाका है वहां पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए। कल की डेट में फुल फ्लेज्ड वॉर शुरू हो गया मेजर स्केल पे तो पूरे देश में इमरजेंसी लग जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने बोला कि देखिए अगर प्रेसिडेंट चाहे तो पूरे देश में इमरजेंसी ना लगा के देश के किसी छोटे से हिस्से में, किसी स्मॉल पार्ट में इमरजेंसी लगाए। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने यह सुविधा दी है प्रेसिडेंट को कि इमरजेंसी पूरे देश में न लगा के किसी छोटे हिस्से में भी लगाया जा सकता है। और पहले जो इमरजेंसी लगाने का बेसिस था जिसका नाम था इंटरनल डिस्टरबेंस, इस इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा के क्या कर दिया गया, आर्म्ड रेबेलियन।
क्योंकि ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था ना, ये शब्द बहुत वेग था, इसके बहुत वाइड मतलब निकलते थे। 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई वो इसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे लगाई गई थी। इंदिरा गांधी जी ने फखरुद्दीन साहब को फोन किया, जो कि हमारे प्रेसिडेंट थे। फखरुद्दीन जी से कहा आप इमरजेंसी लगा दो। फखरुद्दीन साहब को उस समय पे मना करना चाहिए था कि मैं इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं करूंगा, बट इंदिरा गांधी जी को मना करना उस समय पे अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। वो मना नहीं कर पाए और उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। देखिए इंदिरा गांधी जी की अगर आप बात करो दोस्तों, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए हमारा जो देश, जो दुनिया भर के सामने एक कमजोर देश की तरह दिखता था, ठीक है ना, एक कहते हैं ना कि गिरा हुआ देश, सांप पालने वालों का देश, ठीक है ना, कमजोर देश, इस तरीके से हमारे देश को जो देखा जाता था 1970s के एरा में, उस इमेज को चेंज कर दिया इंदिरा गांधी जी ने 1971 में। इंदिरा गांधी जी कभी भी इंटरनेशनल प्रेशर में बकल डाउन नहीं करती थी। कुछ मैटर्स में तो भैया वो व्हाइट हाउस के अंदर जाके यूएस प्रेसिडेंट के प्रस्ताव को उनके मुंह के सामने फेंक के आ गई कि मैं नहीं मानूंगी। मतलब इस तरीके की वो कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी थी, डरती नहीं थी वो किसी से। इसलिए इंडिया जो इतना स्ट्रांग देश बना उस समय पे, वो उनकी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी की वजह से बना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब आपके हाथ में ज्यादा पावर आ जाती है ना, तो टोटलिटेरियन टेंडेंसी आ जाती है, और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी में वो भी वो आ गई। वो शायद ये भूल गई कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है। उनको लगा कि शायद वो कुछ भी कर सकती हैं और उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। पूरा अगर आप इंदिरा गांधी जी के राज को देखोगे, अगर आप इमरजेंसी को हटा दो ना, तो ओवरऑल उनके राज ने इंडिया के इंटरनेशनल स्टेटस को, इंडिया की कमजोर ताकत होने की छवि को स्ट्रांग बदला है। इनफैक्ट बांग्लादेश जो कंट्री बनी है वो तो पूरी की पूरी इंदिरा गांधी जी की तरफ इंडेप्टेड है, क्योंकि उन्हीं की वजह से बांग्लादेश बना है। अगर इंडिया सपोर्ट ना करता ना, तो बांग्लादेश कभी बनता ही नहीं। हालांकि वो इंडिया के भी फेवर में था, पाकिस्तान दो भागों में टूट गया, तो स्ट्रैटेजिकली उसका हमको बहुत फायदा भी हुआ है। चलिए एक अलग बात हो गई। तो 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे इमरजेंसी लगा दी। अभी आप देखोगे कि जब उस समय पे इमरजेंसी लगाई गई ना, उन्होंने कभी भी अपने कैबिनेट के साथ डिस्कस नहीं किया है। अभी के लिए क्या हो गया है दोस्तों, कि अगर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगानी है, मान लीजिए कि चाइना के साथ जंग छिड़ती है और हमें इमरजेंसी लगानी है, तो केवल नरेंद्र मोदी जी के कहने पे इमरजेंसी नहीं लगेगी। रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए पूरी की पूरी कैबिनेट का। तो अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे जयशंकर साहब, निर्मला सीतारमण जी, जितने भी ओवरऑल कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, वो सब मिल के एक रिटर्न रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को, और केवल उस रिटर्न रिकमेंडेशन के आधार पर प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएगा। उस समय पे क्या हुआ 1975 में, कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी, और जो उनके कैबिनेट के मेंबर्स थे उनको दूरदर्शन देख के पता चल रहा है कि भैया देश में इमरजेंसी लग गई है। सोचिए कैबिनेट मिनिस्टर घर में बैठा है और वो टीवी देख रहा है दूरदर्शन, और दूरदर्शन पे उसको न्यूज मिल रही है कि भाई देश में इमरजेंसी लग गई। अबे लग गई तो लग गई, क्या करोगे। तो उस समय पे तो फेट अकम्प्ली हो गया। फेट अकम्प्ली मतलब कि कोई चीज हो चुकी है, अब आप उसको बदल नहीं सकते, तो आपके पास कोई चारा ही नहीं उसको एक्सेप्ट करने के बजाय। पहले अगर आपको वो चीज बताई जाती तो आप उसमें कुछ कर सकते थे, अपना व्यू पॉइंट दे सकते थे, कुछ बोल सकते थे कि हाँ भाई सही है गलत है। जब पहले ही चीज कर दी गई और बाद में बोला गया कि हाँ भाई हमने ये कर दिए, तो आप क्या करोगे फिर, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, मजबूरी हो गई है। तो फेट अकम्प्ली हो गया बाकी कैबिनेट मेंबर्स के लिए। बाकी कैबिनेट मेंबर्स से कुछ पहले डिस्कशन किया ही नहीं गया, इमरजेंसी लगा दी गई। बाद में इमरजेंसी लग गई तो पक्का पता चला अरे भैया देश में इमरजेंसी लग गई। तो इस तरीके की चीजें थी। बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के बाद ये चीज कर दी गई है, नियम कर दिया गया है कि अब अगर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगानी है तो रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट चाहिए। तो कल की डेट में नरेंद्र मोदी साहब लिख के देते हैं रामनाथ कोविंद जी को, तो कि आप इमरजेंसी लगाइए देश में, तो रामनाथ कोविंद नहीं लगाएंगे। रामनाथ कोविंद जी को पूरा कैबिनेट अगर लिख के देता है रिटर्न रिकमेंडेशन कि भाई देखिए हमारा चाइना के साथ वॉर शुरू हो गया है, इमरजेंसी लगानी जरूरी है, उस केस में ही रामनाथ कोविंद जी इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन करेंगे। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कहने पे चीजें अब नहीं हो सकती। ओके, फिर 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 के थ्रू एक और चीज हुई थी जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। यहां पे लिख देता हूं 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 ने क्या बोला कि मान लीजिए अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई है तो इस नेशनल इमरजेंसी को जुडिशरी में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, मतलब जुडिशियल रिव्यू को सब्जेक्ट नहीं है नेशनल इमरजेंसी। बाद में इस प्रोविजन को 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू हटा दिया गया। सोचिए 75 में इमरजेंसी लगाई गई और 38वें अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू बोला गया कि जुडिशरी इस इमरजेंसी को नहीं हटा सकती, कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है इस इमरजेंसी। क्योंकि उस समय पे आप देखोगे कि इंदिरा गांधी जी बहुत बुरी तरीके से क्रैक डाउन कर रही थी जजेस के ऊपर। एग्जीक्यूटिव की ताकत को कौन रोक सकता है, या तो लेजिस्लेचर रोकेगा या जुडिशरी रोकेगी। और सबसे इफेक्टिव मैकेनिज्म क्या होता है एग्जीक्यूटिव की ताकत को कंट्रोल करने का, वो होती है जुडिशरी। ओके, और जुडिशियल जजेस के तो पीछे ही पड़ गए इंदिरा गांधी जी। ओके, तो फाइनली आप देखोगे
कि ये जो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून थी ना नेशनल इमरजेंसी, उसको हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। तो आज की डेट में अगर इमरजेंसी लगती है तो उस इमरजेंसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली जा सकती है। फिर मिनर्वा मिल्स केस 1980 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया अगर नेशनल इमरजेंसी किसी गलत ग्राउंड पे आधार पे लगाई गई है, प्रॉपर फैक्ट्स के आधार पर नहीं लगाई गई, तो उस केस में जुडिशरी नेशनल इमरजेंसी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आज की डेट में इमरजेंसी ऐसे ही नहीं लग जाएगी। इमरजेंसी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो कल की डेट में चाइना के साथ लड़ाई होती है, उसी केस में इमरजेंसी, इतनी बड़ी चीज़ों पे इमरजेंसी लग सकती है, छोटी मोटी चीज़ों पे इंडिया में इमरजेंसी नहीं लगेगी। तो अगर इतनी बड़ी बात पे इमरजेंसी लगेगी तो वो जस्टिफाइड होगी, तो उसको कोई भी कोर्ट ओवरटर्न नहीं करेगा। लेकिन कोई भी एग्जीक्यूटिव अपनी विल पावर से कुछ भी नहीं कर सकता। तो कल की डेट में जो प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, वो टोटलिटेरियन हो जाते हैं, लोगों की बात सुनते ही नहीं है, अपने मन की चलाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो उस केस में भैया अगर वो इमरजेंसी लगाते हैं तो जुडिशियरी उसको नल एंड वॉइड बोल सकती है। आगे बात करते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन की। यहाँ पे सवाल उठता है कि मान लीजिए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लगा दिया गया 352 के अंदर, तो उसको अप्रूवल कौन कौन देगा? तो भैया बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए। कितने समय के अंदर चाहिए? जिस डेट को इमरजेंसी लगाई गई है उससे 1 महीने के अंदर। अभी पहले जिस डेट को इमरजेंसी लगाई जाती थी उससे 2 महीने के अंदर अप्रूवल चाहिए था, लेकिन अभी के लिए इस चीज को 1 महीना कर दिया गया है। किसके थ्रू? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। तो यानी कि इमरजेंसी लगी तो 1 महीने के अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों के साथ परमिशन लेनी होगी। एक बात, अब मान लीजिए कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशू कर दिया गया, ठीक है ना, और प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट ने इशू कर दिया और लोकसभा डिसॉल्व हो गई। अभी बात यह है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट ने इशू किया है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई और इसी लोकसभा को 1 महीने के अंदर अप्रूवल देना था, इमरजेंसी को लगाना है या नहीं लगाना है। अभी लोकसभा तो डिसॉल्व हो गई, तो फिर क्या करेंगे? तो मान लीजिए कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी दिया प्रेसिडेंट ने, लोकसभा डिसॉल्व हो गई 1 महीने के अंदर अंदर और लोकसभा ने अप्रूव नहीं किया, तो नई लोकसभा चुनी जाएगी और वो नई लोकसभा जब चुनी जाएगी तो अपने सिटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर एक डिसीजन लेगी कि इस इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है या हटा देना है। अगर तो कंटिन्यू करने का डिसीजन लेती है तो वेल एंड गुड, अगर हटाने का डिसीजन लेती है तो हटा दिया जाएगा, अगर कुछ नहीं करती है तो भी हटा दिया जाएगा। मतलब सुनिए, प्रेसिडेंट ने अभी के हिसाब से बताता हूँ, मान लीजिए रामनाथ कोविंद जी ने बोला कि भाई इमरजेंसी, अभी जैसे रामनाथ कोविंद जी ने बोला उसके 1 महीने के अंदर लोकसभा को अप्रूवल देना है। मान लीजिए बिना अप्रूवल दिए लोकसभा डिसॉल्व हो गई, सरकार गिर गई, तो नए इलेक्शंस होंगे, नई सरकार आएगी। अभी जो नई लोकसभा आएगी उस लोकसभा की पहली सिटिंग से लेके 30 दिन के अंदर अंदर उस लोकसभा को डिसीजन लेना है कि हाँ भाई इस इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू करिए, नहीं करना है तो वो हटा दी जाएगी। लेकिन खास बात दोस्तों ये है, ये तब होगा जब मीन टाइम में राज्यसभा इस इमरजेंसी को कंटिन्यू कर दे। समझ गए ना? क्योंकि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, डिसॉल्व लोकसभा होती है। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आया, लोकसभा गिर गई, अभी लोकसभा नहीं चुनी जाएगी और उसके चुनने के पहले दिन से 30 दिन के अंदर अंदर उसको अप्रूवल देना है। लेकिन ये सब काम तब होगा जब इन द मिडिल टाइम राज्यसभा अप्रूवल दे दे कि हाँ भाई इमरजेंसी लगाना जरूरी है। अगर राज्यसभा ने अप्रूवल नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी हट जाएगी। चलिए अब और चीजें देखते हैं। मान लीजिए इमरजेंसी लग गई, अभी इमरजेंसी एक बार लग गई और दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, लोकसभा ने भी अप्रूव कर दिया, राज्यसभा ने भी अप्रूव कर दिया। अभी किस मेजॉरिटी से अप्रूव किया ये थोड़ी देर में बताता हूँ। जब दोनों ने अप्रूव कर दिया तो इमरजेंसी कितने दिन के लिए चलेगी? तो भैया 6 महीने के लिए चलेगी। कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट है इमरजेंसी चलने का? नहीं है, बशर्ते सिर्फ एक ही शर्त है कि हर 6 महीने पे लोकसभा को और राज्यसभा को इस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा। मतलब लोकसभा और राज्यसभा को अप्रूवल देना पड़ेगा हर इस इमरजेंसी को हर 6 महीने पे, तभी ये इमरजेंसी कंटिन्यू होगी। हर 6 महीने पे अगर कंटिन्यू करी जा रही इमरजेंसी तो कितने भी लंबे समय के लिए आप इस इमरजेंसी को कंटिन्यू कर सकते हो। पहले क्या था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से पहले अगर एक बार इमरजेंसी लगा दी गई तो फिर वो इमरजेंसी इंडेफिनिट टाइम के लिए चलती रहेगी, कोई टाइम लिमिट नहीं थी। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद क्या किया गया? एक बार इमरजेंसी लगी 6 महीने के लिए लगेगी, 6 महीने के बाद फिर से राज्यसभा और लोकसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से इमरजेंसी को अप्रूव करना होगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अभी मान लीजिए यहाँ पे एक और चीज आती है कि मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया, 6 महीने का इमरजेंसी का टाइम पीरियड चल रहा है। अभी इस 6 महीने के दौरान लोकसभा गिर गई, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो क्या होगा? तो फिर देखिए, फिर उस समय पे क्या होगा कि नई लोकसभा आएगी,
ओके, और नई लोकसभा की जब पहली सीटिंग होगी उसके 30 दिन के अंदर उस नई लोकसभा को डिसीजन लेना होगा कि इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, और ये तब होगा जब इन द मीन टाइम राज्यसभा उसको अप्रूवल दे दे। वही चीज जो मैंने शुरुआत में आपको बताई थी। तो दो सिनारियो बैठ रहे हैं, प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी दे दी, लोकसभा बिना अप्रूवल दिए गिर गई, तो उस केस में क्या हुआ मैंने आपको बताया। प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी दे दी, लोकसभा ने भी अप्रूवल दे दिया, राज्यसभा ने भी अप्रूवल दे दिया, 6 महीने के लिए इमरजेंसी चल रही है, इस 6 महीने के टाइम पीरियड में लोकसभा गिर गई, तो उस केस में राज्यसभा अगर अप्रूवल देती है तो नई लोकसभा के पहले सिटिंग से 30 दिन के अंदर नई लोकसभा को इमरजेंसी को अप्रूवल देना पड़ेगा, नहीं तो इमरजेंसी हट जाएगी। और जब भी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पहुंचेगा तो स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास होना। अभी स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे क्या है, तो मान लीजिए एक हाउस में, मैं बहुत जनरल बात बता रहा हूँ, मान लीजिए एक हाउस में 500 मेंबर है, तो इन 500 मेंबर की मेजोरिटी, मतलब हाउस में अगर 500 मेंबर है तो 250 मेंबर फेवर में वोट करें। अभी लोकसभा में कितने मेंबर्स है, राज्यसभा में कितने मेंबर्स आपको पता है, लोकसभा 250, राज्यसभा 545, वो नंबर आप गिन लीजिएगा, मैं 500 के हिसाब से बता रहा हूँ। 500 मेंबर्स हैं मान लीजिए किसी एक हाउस में, इसकी मेजोरिटी, तो इसकी मेजोरिटी मतलब कम से कम 250 लोग सपोर्ट करें, प्लस जितने लोग प्रेजेंट है वोटिंग करने के लिए उनकी 2/3 मेजोरिटी, तो मतलब कि 500 लोग हैं टोटल आपके मेंबर्स, तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए कम से कम 250 वेट फेवर में चाहिए। लेकिन मान लीजिए 450 मेंबर्स वोटिंग डाल रहे हैं और इन 450 मेंबर्स में से 250 लोगों ने इमरजेंसी के फेवर में वोट दिया, तो भैया ओवरऑल जो हाउस की टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजोरिटी तो मिल गई, बट क्या इन 450 मेंबर्स की 2/3 मेजोरिटी मिली? तो 450 का 2/3 क्या हो जाएगा, 300 नहीं मिली। तो मतलब दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, एक तो जो हाउस की टोटल मेंबरशिप्स हैं उसकी मेजोरिटी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दूसरा जितने मेंबर्स प्रेजेंट करके वोट डाल रहे हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी। तो अगर 480 लोग आके वोट डाल रहे हैं तो 480 का 2/3 कितना हो जाएगा, देख लेते हैं, 320। तो 480 में से कम 320 अप्रूवल दें, तो फिर अगर केवल 250 वोट फेवर में मिल रहे हैं तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को अप्रूव नहीं माना जाएगा। तो किस तरीके से इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन अप्रूवल होता है, ठीक है, इसको मैं आपको राज्यसभा के एग्जाम्पल समझाता हूँ। 500 वाले से शायद आपको समझ में ना आया हो। मान लीजिए 250, राज्यसभा में 250 मेंबर्स है तो 125 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए। अभी मान लीजिए इन 250 में से 210 मेंबर्स वोटिंग डाल रहे हैं, ठीक है, 210 मेंबर्स वोटिंग डाल रहे हैं, तो इनका 2/3 कितना हो जाएगा, इनका 2/3 हो जाएगा 140। ओके, अभी 210 मेंबर्स वोटिंग डाल रहे हैं, तो 210 में से मान लीजिए 125 ने प्रो में वोट किया, तो ओवरऑल जो मेंबरशिप थी राज्यसभा की 250, इसकी मेजोरिटी तो पूरी हो रही है 125 में, लेकिन नहीं, आपको 210 जो लोग वोटिंग डाल रहे हैं उसकी 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए ना। तो 210 लोग वोटिंग डाल रहे हैं तो कम से कम 140 लोग फेवर में होने चाहिए, तब जाके उस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को अप्रूव्ड माना जाएगा। जितना ज़्यादा डिटेल्स हो सकता है उतना ज़्यादा डिटेल्स समझा दिया है, नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके देखिए, समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।